नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई पुलिस ने कॉमेडियन कुणाल कामरा के स्टैंड अप कॉमेडी शो में जो लोग दर्शक बनकर गए थे उनको नोटिस भेजा है। पुलिस ने 2 फरवरी को दर्शकों के बयान दर्ज करना शुरू कर दिया। कॉमेडियन कुणाल कामरा ने मंगलवार को एक्स पर इस बारे में बयान दिया। उन्होंने कहा है कि हाउ टू किल एन आर्टिस्ट, अ स्टेप बाय स्टेप गाइड। उन्होंने नीचे पोस्ट में लिखा कि पहले आक्रोश करो, सिर्फ इतना कि ब्रांड उनके काम को लेना बंद कर दें। दूसरा, ज्यादा आक्रोश करिए जब तक निजी और कॉरपोरेट शो बंद ना हो जाए। फिर और ज्यादा आक्रोश जिससे बड़े वेन्यू जोखिम ना लें। फिर हिंसक रूप से आक्रोश जब तक कि सबसे छोटी जगहें भी अपने दरवाजे बंद ना कर लें। और फिर दर्शकों को पूछताछ के लिए बुलाना, कला को अपराध स्थल में बदलना। कामरा के अनुसार ऐसी सिचुएशन में एक कलाकार के पास केवल 2 विकल्प बचते हैं, अपनी आत्मा बेच दें और डॉलर की कठपुतली बन जाएं या चुपचाप मुरझा जाएं। ये सिर्फ एक नाटक नहीं है, एक राजनीतिक हथियार है, चुप कराने की मशीन है। हालांकि कामरा के शो में शामिल होने वाले दर्शकों को पुलिस के सामने पेश होने का नोटिस भेजे जाने से एक पुलिस अधिकारी ने इनकार किया। अधिकारी ने पीटीआई से बताया कि यह गलत सूचना है। बीजेपी नेता और दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा को तगड़ा झटका लगा है। दिल्ली की अदालत ने दिल्ली दंगे के मामले में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही अदालत ने दंगे में उनकी कथित भूमिका की आगे की जांच का निर्देश दिया। ये वही कपिल मिश्रा हैं जिनके खिलाफ लगाए गए आरोपों और शिकायतों को पहले पुलिस साजिश करार देती रही थी। इन कपिल मिश्रा का ही कथित तौर पर नफरत फैलाने वाला एक वीडियो दंगे से पहले वायरल हुआ था। उत्तर पूर्वी दिल्ली में 2020 में दंगे हुए थे। राउस एवेन्यू कोर्ट के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट वैभव चौरसिया ने इस मामले में मंगलवार को आदेश पारित किया। लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार अदालत ने कहा कि कपिल मिश्रा के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए, क्योंकि शिकायत में जिक्र की गई घटना के संबंध में उनके खिलाफ संज्ञेय अपराध पाया गया है और इसके लिए आगे की जाँच जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश सरकार और प्रयागराज विकास प्राधिकरण यानी पीडीए को कड़ी फटकार लगाई। अदालत ने प्रयागराज में मकानों के विध्वंस को अमानवीय और गैर कानूनी करार दिया। कोर्ट ने राज्य सरकार को कानून के शासन का पाठ पढ़ाते हुए कहा कि नागरिकों के आवासीय ढांचों को इस तरह से ध्वस्त नहीं किया जा सकता। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पीडीए को निर्देश दिया कि वो प्रभावित मकान मामलों को 6 सप्ताह के भीतर 10 लाख रुपए प्रति मकान मालिक के हिसाब से मुआवजा दे। ये फैसला देश में बुलडोजर अन्याय के बढ़ते चलन के खिलाफ एक मजबूत संदेश के रूप में देखा जा रहा है। प्रयागराज में बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को जमकर फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने इस कार्रवाई को हैरान करने वाला बताया और कहा यह कानून के शासन के खिलाफ एक गलत संदेश देता है। कोर्ट ने यह भी सवाल उठाया कि आखिर बिना उचित सुनवाई और प्रक्रिया के इतनी जल्दबाजी में यह कार्रवाई क्यों की गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह बेहद गंभीर है। बता दें, प्रयागराज में मार्च 2021 में उत्तर प्रदेश सरकार ने कुछ मकानों को यह कहकर ध्वस्त कर दिया था कि यह जमीन कुख्यात गैंगस्टर पॉलिटिशियन अतीक अहमद से संबंधित थी, जिसकी 2023 में पुलिस मुठभेड़ में हत्या हो गई थी। हालांकि याचिकाकर्ताओं के वकील ने कोर्ट में दावा किया कि यह कार्रवाई गलत आधार पर की गई थी। मकानों को बिना उचित कानूनी प्रक्रिया के तोड़ दिया गया। नोटिस जारी होने के 24 घंटे के भीतर ही बुलडोजर से मकानों को ढहा दिया गया, जिससे मकान मालिकों को अपील करने या अपनी बात रखने का कोई मौका नहीं मिला। बीजेपी ने अपने लोकसभा सांसदों के लिए मंगलवार को व्हिप जारी किया। बुधवार को पार्टी के सभी सांसदों को संसद में उपस्थित रहने को कहा गया है। बता दें, वक्फ संशोधन बिल 2 अप्रैल को दोपहर 12 बजे लोकसभा में पेश होगा। स्पीकर ओम बिरला ने इस पर 8 घंटे चर्चा का समय निर्धारित किया है। इसके बाद बिल लोकसभा में पास किया जाएगा। बीजेपी और कांग्रेस ने अपने सभी सांसदों को 2 अप्रैल को सदन में मौजूद रहने के लिए व्हिप जारी किया। समाजवादी नेता अखिलेश यादव और एआईएमआईएम के अध्यक्ष और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ बोर्ड अधिनियम विधेयक पर अपनी प्रतिक्रिया दी। सपा नेता अखिलेश यादव ने कहा, हम लोग वक्फ बोर्ड के खिलाफ हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हर जगह हस्तक्षेप करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी हर जगह अपना कंट्रोल चाहती है। वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ बिल को असंवैधानिक बताया। उन्होंने कहा, यह वक्फ बिल असंवैधानिक है। ये वक्फ संविधान के अनुच्छेद 14, 25, 26 और 29 का उल्लंघन है। अगर चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जयंत चौधरी इस बिल की तारीफ करेंगे तो वो अपने राजनीतिक कारणों से करेंगे। अगर 5 साल के बाद आप जनता के सामने जाएंगे तब आप क्या जवाब देंगे?
राजस्थान के बाना जिले में सोमवार को ईद के मौके पर नमाज अदा करने के बाद फिलिस्तीन के समर्थन में नारेबाजी की गई। इस मामले में पुलिस ने 14 नामजद समेत अन्य लोगों पर एफआईआर दर्ज की। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक बारा जिले के एडिशनल पुलिस अधीक्षक राजेश चौधरी ने कहा है कि ईद की नमाज के बाद बराह शहर में मुस्लिम समाज के कुछ लोगों और विशेष तौर पर तथाकथित सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के कार्यकर्ताओं ने फलस्तीन के झंडे लगाए। उन्होंने फलस्तीन जिंदाबाद और इजराइल मुर्दाबाद के नारे लगाए। उन्होंने बताया, नारेबाजी के बाद माहौल थोड़ा गर्मा गया था। इसके बाद ये लोग ईदगाह से मांगरोल रोड पर अंजुमन चौराहे पर पहुंचे और वहां डीजे लगाकर नारेबाजी की। पुलिस के अनुसार इस घटना के बाद से बाराह शहर में दूसरे समुदाय को लोगों में भी आक्रोश है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को संभल मस्जिद को लेकर दाखिल उस याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई। बता दें, पिछले महीने हाई कोर्ट ने एएसआई को मस्जिद की बाहरी दीवारों की साफ सफाई और रंगाई पुताई का आदेश दिया था। लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार हाई कोर्ट के आदेश के बाद 16 मार्च से उत्तर प्रदेश की संभल शाही मस्जिद की पुताई का काम शुरू कर दिया गया था। हाई कोर्ट के फैसले को यह कहते हुए सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है कि अदालत की ओर से यह निर्देश दिया जाना गलत है। मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार के सामने ये मामला रखा गया। सीजेआई संजीव खन्ना ने हाईकोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए कहा, हम इस याचिका पर विचार करने के इच्छुक नहीं हैं, इसलिए याचिका की खारिज की जाती है। जालंधर में द चर्च ऑफ ग्लोरी एंड विजडम के संस्थापक पास्टर पजिंदर सिंह को रेप के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। ये मामला साल 2018 का है। इस मामले में पास्टर विजेंद्र सिंह को 18 मार्च को दोषी पाया गया था। इस मामले की सुनवाई के बाद पुलिस ने बजिंदर सिंह को गिरफ्तार कर लिया था। बजिंदर सिंह समेत 6 लोगों के खिलाफ यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज किया गया था। ये मामला जीरकपुर निवासी एक महिला ने दर्ज करवाया था। 28 मार्च को इस मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने शेष 5 आरोपियों को बरी कर दिया था। महिला ने कोर्ट के फैसले पर संतोष व्यक्त किया। बजिंदर सिंह को सजा सुनाए जाने के बाद महिला ने कहा, मैं पिछले 7 सालों से न्याय के लिए अदालत हूँ और पुलिस के चक्कर लगा रही हूँ, लेकिन आज की सुनवाई के बाद मैं बहुत खुश हूँ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 2 अप्रैल से लागू हो रहे टैरिफ से पहले घरेलू शेयर बाजार में कोहराम मच गया। बड़े पैमाने पर बिकवाली देखने को मिली, जिससे बाजार बड़ी गिरावट लेकर बंद हुआ। सेंसेक्स आज 1390 अंकों की बड़ी गिरावट लेकर 76,024 पर बंद हुआ। इसी तरह निफ्टी 353 अंक फिसल कर 23,165 पर बंद हुआ। बाजार में मंगलवार को आई गिरावट से निवेशकों को बड़ा नुकसान हुआ। इसमें आज 4,10,765 करोड़ रुपए की गिरावट आई। बता दें, भारतीय शेयर बाजार वैश्विक बाजारों के साथ साथ ट्रंप के संभावित टैरिफ प्लान के असर को लेकर सतर्क होकर कारोबार कर रहा है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा है कि चीन और भारत के संबंधों को ड्रैगन, हाथी, टैंगो का रूप लेना चाहिए। टैंगो इन दोनों प्रतीकात्मक जानवरों के बीच एक चीनी नृत्य है। जिनपिंग का ये संदेश मंगलवार को भारत चीन द्विपक्षीय संबंधों की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आया है। उन्होंने अपने संदेश में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को संबोधित करते हुए कहा कि दोनों देशों को एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। जिनपिंग और द्रौपदी मुर्मू के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी प्रधानमंत्री ली कियांग ने भी एक दूसरे को बधाई और शुभकामना संदेश भेजे हैं। बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने चीन से बांग्लादेश में अपना आर्थिक प्रभाव बढ़ाने को कहा और साथ ही जिक्र किया कि इस संबंध में भारत के पूर्वोत्तर राज्यों का चारों ओर से जमीन से घिरा होना एक अवसर साबित हो सकता है। इसके बाद असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने निशाना साधा। शर्मा ने कहा कि यूनुस की टिप्पणी भारत के रणनीतिक चिकन नेक कॉरिडोर से जुड़े नैरेटिव को दिखाती है। उन्होंने कहा, मोहम्मद यूनुस के ऐसे भड़काऊ बयानों को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। वो गहन रणनीतिक विचारों और दीर्घकालिक एजेंडे को लेकर चलने वाले हैं। शर्मा ने कहा कि टिप्पणी भारत के रणनीतिक चिकन नेक गलियारे की हलचल को दिखाती है। वहीं मणिपुर के पूर्व सीएम एन बीरेन सिंह ने भी यूनुस के बयान पर पलटवार कर उन्हें फटकार लगाई। उन्होंने यूनुस से भारत के बारे में बेबुनियाद टिप्पणी न करने को कहा, क्योंकि उनका मानना है कि ऐसी बातें मूर्खतापूर्ण हैं और ऐसी बातों का नकारात्मक परिणाम हो सकता है। उद्योगपति गौतम अडानी और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बीच रांची स्थित उनके आवास पर हुई हालिया बैठक ने राज्य के राजनीतिक हलकों में अटकलों को हवा दे दी और विपक्षी भाजपा को झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाली राज्य सरकार पर निशाना साधने का मौका भी दे दिया।
सूत्रों ने बताया कि शनिवार को करीब 2 घंटे तक चली बैठक बंद दरवाजे के पीछे हुई। पिछले साल दूसरी बार लगातार मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभालने के बाद से ये पहली बैठक थी। एक सूत्र ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया, बैठक में चर्चा गोड्डा परियोजना, राज्य के सबसे बड़े अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट और हजारीबाग जिले के गोंदलपुरा कोयला ब्लॉक के इर्द गिर्द फोकस्ड थी, जिसे 2020 में अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड को नीलाम कर दिया गया था। अडानी सोरेन की बैठक ऐसे समय में हो रही है जब झारखंड के मुख्यमंत्री 1.36 लाख करोड़ रुपए के पेंडिंग खनन बकाये को लेकर केंद्र के साथ विवाद में है। इससे चर्चा तेज हो गई है कि सोरेन केंद्र सरकार द्वारा कंट्रोल्ड पीएसयूज पर निर्भरता कम करने और वैकल्पिक निवेश की तलाश के लिए विकल्प तलाश रहे हैं। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.